हेलो, वेलकम बैक माय टू फैमिली एंड ओलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024 के लिए घटना चक्र का टोह सीरीज जो हमने आप सभी के लिए चलाई है। आज हम टेस्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, यानी कि 6 टेस्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने टॉप 75 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपने 6 के 6 टेस्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए, अब बच चुके हैं शाम के 6, तो मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ आज के टेस्ट नंबर 7 की तरफ। टॉप 75 क्वेश्चन आप आज भी हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी को क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते बढ़ते अपने टेस्ट पेपर की तरफ। तो आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, सामान्य अध्ययन का टेस्ट करेंगे जिसमें हम 37 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुरंत इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी है तुम्हें मिठाई कभी भी कमी न हो। या ऑप्शन नंबर डी है सदैव मीठी बातें ही बोला करो। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि स्टूडेंट ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य, कहते हैं ना कि जल्दी से भगवान करे आपकी जॉब लग जाए। तो यानी कि जिसके लिए हम बोलते वो कहते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी कि जो तुम्हारे मुंह से वचन निकला हो वो सत्य हो जाए, ऐसी ईश्वर की कृपा करे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो एक वचन में हम यूज करते हैं? तो इधर एक ऑप्शन नंबर दिया है प्राण, दर्शन, होठ और तेल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारे दूसरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम तेल को एक वचन में क्या है वाक्य प्रयोग करते हैं। प्राण निकल गए, दर्शन हो गए, होठ खुले रह गए, होठ फट रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर हो गए। तो ये सब जितने भी शब्द अक्षत हो गए, ये सब सारे जो शब्द होते हैं ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के डी। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप ही को सभी क्वेश्चन पढ़ने भी हैं और सभी का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनोरम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 है मन प्लस ओरम। ऑप्शन नंबर बी है मन प्लस रम। ऑप्शन नंबर सी है मनो प्लस रम। या ऑप्शन नंबर डी है मन है प्लस रम। तो मनोरम में कौन सी संधि विच्छेदर कौन सी संधि है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि आपको पता है मन प्लस रम ये हमारा सही संधि विच्छेदर। विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मनोरम। अगर आपसे पूछेगा तो इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे इसके अंदर विसर्ग संधि है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ती हूँ। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है जो जन्म से अपंग हो। ऑप्शन नंबर बी है जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। या ऑप्शन नंबर सी है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। या ऑप्शन नंबर डी है जो जन्म से कुरूप हो। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है, आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो ऑप्शन नंबर के सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ होता है उसको हम अंत्यज कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आप सभी को दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अस्त्र, आयुध, शस्त्र या तलवार। तो दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र को या हथियार को हम अस्त्र बोलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर आपसे पूछेगा कि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाला या हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या 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 बोलते हैं, तो आप बताएंगे अस्त्र बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र और शस्त्र। इसी में दोनों बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, इसलिए एग्जामिनर इनको साथ ऑप्शन में देता है कि क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करें और अच्छे ही बच्चे सिलेक्शन ले। तो आप सभी अच्छे हैं तो आप सभी को अपनी गलती को सुधारना है और अच्छे नंबर लिखाकर आपको अपनी विजय प्राप्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे कि कुटिल शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर 1 है जटिल,
रूढ़, सरल या वक्र। तो कुटिल शब्द का आप विलोम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे कुटिल शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि कुटिल का मतलब होता है कठिन, और इसको हम विलोम अगर एंटोनियम देखेंगे तो हो जाएगा सरल यानी कि सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। कुछ टेस्ट पेपर काफ़ी हल्का है, तो मैं चाहती हूँ कि आप आज 70+ क्वेश्चन करें, और 70+ क्वेश्चन जितने भी बच्चे करेंगे वो मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो घोड़े का साइनोनियम नहीं है। तो आप बताएंगे ऑप्शन अश्व, सैंधव, घोटक या यातुधान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे आप राइट आंसर। जल्दी से आप क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, मैं आप सभी को देख रही हूँ। तो आप बताएंगे पर्यायवाची घोड़े का नहीं है, तो आप बताएंगे यातुधान। यातुधान घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता। तो अगर आपसे पूछेगा यातुधान किसका, तो आप बताएंगे यातुधान जो होता है ये राक्षस का पर्यायवाची होता है। तो क्वेश्चन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अश्व, सैंधव, घोटक, है, तुरंग, ये जितने भी पर्यायवाची होते हैं ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। आप बताएंगे कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कर्तरी वाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट कभी कभी तो ये वाक्य में पूछ लेता है, कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तब आप बताएंगे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म वाच्य होता है, कर्तरी वाच्य होते हैं, और एक भाग वाच्य होता है। तो 3 वाच्य ये हो गए। लेकिन मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे राइट आंसर से। तो आप बताएंगे इसमें हो जाएगा भाव वाच्य, क्योंकि मोहन से चला नहीं जाता। तो चलना क्या है, एक भाव, एक क्या संज्ञा है, संज्ञा कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य वाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने बहुत अच्छे से किया भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जहाँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे डेली 1 या 2 सवाल प्रत्यय और उपसर्ग से जरूर आता है। ऑप्शन नंबर 1 है लोइक, किक, अक या इक। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि लौकिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो ऑप्शन नंबर डी इक लगा है। अगर आपसे पूछेगा कि लौकिक में मूल स्वर क्या है, तो आप बताएंगे इसमें मूल स्वर हो जाएगा लोक। और आपको पता है जब एक प्रत्यय लगता है तो जो ये मात्रा जो होती है वो दीर्घ मात्रा में बदल जाती है, और बाद में लगने वाला क्या क्या है, ये छोटी की मात्रा लग जाती है और बाद में एक जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की मैंने आपको पहचान बताई थी कि आप इनको वाक्य प्रयोग में करके देखिएगा, 100% आपका सवाल सही बन जाएगा। डिबिया, दात्री, खटमल और जीभ। देखिए डिबिया जलाई गई, दात्री के द्वारा दान दिया गया, जीभ टूट गई, जीभ मुड़ गई, जीभ कट गई। तो इनके सभी जात हमने वाक्य प्रयोग किया है, तो इनके साथ जो क्रियाई है वो स्त्रीलिंग क्रियाई है। तो कहने का मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। बचा हमारा खटमल, तो खटमल हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे कि बैलगाड़ी शब्द में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे तत्पुरुष समास क्या है। बैलगाड़ी में जो समास है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी बैल के लिए गाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के डी, तत्पुरुष समास राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही। तो उत्साह शब्द का विशेषण शब्द हो जाएगा उत्साहित। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण शब्दों की पहचान भी आपको आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर है 2, 3, 4, 5। 13 करेंगे आप राइट आंसर से। जल्दी से मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे हिंदी में 5 उपभाषाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और काफ़ी आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो हमारी हिंदी में जो भाषाएं होती हैं उपभाषाएं वो 5 प्रकार की भाषाएं होती है। अगर आपसे पूछेगा कौन कौन सी, तो आप बताएंगे एक तो पश्चिमी हिंदी होती है, तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। एक हमारे पास राजस्थानी हिंदी हो जाएगी, एक हमारे पास पूर्वी हिंदी हो जाएगी, एक हमारे पास बिहारी हिंदी हो जाएगी,
और बिहारी हिंदी हो जाएगी, और एक हमारे पास क्या है, पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। तो हमारे पास जो है 5 प्रकार की उपभाषाएं मिलती है हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चलिएगा इसका अलंकार को पहचानिएगा और आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो ऑप्शन दिए हैं, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताने वाले हैं, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा और आप मुझे इसका अर्थ भी बताइएगा। तो आप बताएंगे जो ये वाक्य है इसमें देखिए बेनी बेनी दो शब्द एक समान शब्द आए हैं, कहते हैं शब्द युगल अर्थ अलग अलंकार यमक। तो ऑप्शन नंबर जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, यमक अलंकार हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेनी बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए प्रथम बेनी का जो शब्द है वो बेनी कवि है, बेनी कवि है। जो कवि है, एक बेनी का मतलब है बेनी कवि है, और बेनी का दूसरा जो बेनी आया है इसका अर्थ हो जाएगा चोटी। तो एक बेनी का मतलब बेनी कवि और एक बेनी का मतलब हो जाएगा चोटी। तो 2 बेनी आए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा और अधिकतर बच्चों ने इस सवाल का राइट आंसर भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, संबंध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए या उद्दित रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए। तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को कैसा रहना चाहिए? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, यानी कि हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का जो हमारा सवाल आया है ये गद्यांश से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है 5 से 4 नंबर गद्यांश से आने वाले हैं। तो गद्यांश को प्रति एक दिन करना और समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं इसको पढ़ूंगी, आप भी पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि बार बार पढ़ना नहीं है, एग्जाम में हमको बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं भी इसको पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद हम इस सब का आंसर देंगे। तो निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न नंबर 16 और 20 में अवतरण को पढ़कर संबंधित वैकल्पिक उत्तरों को सही उत्तर का चयन करके उसे चिन्हित करें। चलिए मैं पढ़ने जा रही हूँ गद्यांश, आप भी ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपने दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसके वे लोग असक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ हैं तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय में मुक्त हैं, न तो अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही राह की तरह हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं हैं और यह तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या आगे बढ़ेंगे राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करना जानते हैं। जान भी ले तो सिर्फ इतना ही जान सकते हैं कि हम संसार में नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन ही नहीं है बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाने देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह भी अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। इसका अभिप्राय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती तब तक वह भीड़ में फंसा रहता है। तो आई होप आप सभी को ये गद्यांश समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में एक बार नहीं आया है तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है गद्यांश से रिलेटिव वो दिया है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है भीड़ में मोटर, भीड़ और दफ्तर, भीड़ की शकल या भीड़ में कवि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 16 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीड़ में शकल। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का।
क्योंकि इसमें जितने भी कवि ने जो जोड़ दिया है वो भीड़ में मनुष्य की शकल छिपी हुई है उसी के, तो हमारे उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो हो जाएगा भीड़ में शकल, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ से मुक्ति का उपाय है। भीड़ में अपनी शकल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ में कार्य करना या भीड़ से दूर रहना। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का बताएंगे आप मुझे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे भीड़ में अपनी शकल देखना ही भीड़ से मुक्त होने का उपाय है। अगर भीड़ में आप अपनी शकल पहचान लेंगे तो आप भीड़ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर के 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। भीड़ किसके लिए रुकावट है? बस में चलने वालों के लिए, मोटर से चलने वालों के लिए, दौड़ने वाले के लिए या पैदल चलने वाले के लिए। तो भीड़ किसके लिए रुकावट का काम करती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का बताएंगे आप राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन से चलने वाले के लिए भीड़ क्या है, एक अवरोध का काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध। तो भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध हम करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बताएंगे आप मुझे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे भीड़ का जो इस्तेमाल है हम भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध ही भीड़ का क्या है इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के सी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी तक हमने गद्यांश से संबंधित 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है जो रह गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो गद्यांश से संबंधित है। ये आखिरी क्वेश्चन होगा कि भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? नेता करते हैं, सरकार करती है, पूंजीपति करते हैं, सत्ताधारी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो आपको पता होगा भीड़ का प्रयोग करना कौन जानते हैं? सत्ताधारी लोग ही भीड़ का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको गद्यांश से 16 से लेकर 20 तक जो गद्यांश मिले, यानी कि आपको यहाँ पर कुल 5 सवाल मिले। आई होप आप सभी ने 5 के 5 सवाल बहुत अच्छे से बनाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा में, सिनेमा में, सिनेमा में या विज्ञान में या साहित्य में। तो आप बताएंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे साहित्य में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा इस बार 53 बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये मिला है, आप बताएंगे गुलजार को मिला है और जो हमारे राइटर थे एक और को मिला है। तो ये 2 व्यक्ति को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये हमारे हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरे माइंड से थोड़ा उनका नाम स्लिप हो रहा है, जैसे मुझे याद आता है मैं आपको बता दूंगी। मधुशाला के लेखक कौन है? निराला जी हैं, सूरदास जी हैं, बच्चन जी हैं और जयसी जी हैं। तो आपको पता होगा मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश इनके लेखक जो भी हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी। ऑप्शन नंबर की सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि काव्य के कितने गुण होते हैं? सामान्यतः काव्य के कितने गुण होते हैं? ऑप्शन है 9, 4, 7, 3। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे काव्य के प्रमुख 3 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन बनाए होंगे। और 23वां क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नया है तो कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछेगा कि अगर कभी दे दे कि आपको ये तो पता चल गया कि सामान्यतः 3 गुण होते हैं, 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है माधुर्य गुण, एक माधुर्य गुण होता है, ठीक है, एक होता है ओज गुण होता है और तीसरा जो हमारा गुण होता है वो होता है प्रसाद गुण। तो 3 प्रकार के सामान्यतः काव्य में गुण पाए जाते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा काव्य गुण नहीं है, तो आप बता दीजिएगा या तो माधुर्य गुण होगा या ओज गुण होगा या प्रसाद गुण होगा। अगर इन तीनों से कोई अलग आता है तो वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शब्द थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप सभी को पता चल गया होगा कि राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछने के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी भी रखता है।
कि ऐसे ही शब्द हमसे पूछता है जो अटपटे होते हैं, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, जिनको बोलने में हमारे क्या है जबान लड़खड़ा जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन नंबर दिया है, इसमें हमको क्या है अलंकार यानी कि हमको इसमें क्या है रस पहचानना है, कौन सा इसके अंदर रस दिया है। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर आप इसका आंसर बताइएगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लती का यह सुमकार, पढ़ी है छिन्नाधार। तो आपने ये पंक्ति पढ़ी होंगी। इन पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ है, तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद जो आपको रस की अनुभूति हुई है वही आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या इसमें शांत रस है, क्या इसमें संयोग रस है, क्या इसमें करुण रस है, क्या इसमें वियोग रस है। तो आप बताएंगे, आपको ये पंक्ति पढ़ी होंगी तो आपको पता चल गया होगा इसमें करुण रस की ही बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि ये पंक्ति किसके लिए कही गई है, तो आपको पता होगा जब मेघनाथ युद्ध के लिए जाता है तो मेघनाथ की क्या है मृत्यु हो जाती है। तो ये है शब्द सुलोचना के लिए कहे गए हैं, क्योंकि सुलोचना की उस टाइम पर नई नई शादी होती है और क्या है मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है। तो मेघनाथ की माँ होती है वो अपने बेटे की बहू सुलोचना के लिए यह पंक्तियाँ बोलती है। तो वहाँ पर ये संवाद आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी करुण रस इसमें छिपा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से शब्द का शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो वाक्य शुद्ध है हमको उसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर 26 का जो ऑप्शन दिया है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर बी है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप बताएंगे मुझे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, बाल पक जाने से कोई व्यक्ति अनुभव नहीं हो जाता। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए बढ़ते हैं 27 पर। सदगति शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या द्विगु समास होगा। तो सदगति शब्द में समास होगा तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि सद माने होती है अच्छी और गति माने होती है किसी की, जैसे कहते हैं किसकी दुर्गति हो गई है, सदगति हो गई है, यानी कि किसी की जो हालत होती है वो अच्छी है या बुरी है। सद का मतलब होता है अच्छी और गति का मतलब होता है हालात, यानी कि उसके हालात क्या है अच्छे से हो गए हैं, उसकी सदगति होगी यानी कि वो अच्छे से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो गति की जो विशेषता बता रहा है वो है सदगति। तो जहाँ पर विशेष्य और विशेषण शब्द आते हैं वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर की भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अधिमानता में उपयुक्त उपसर्ग है। देखिए फिर से उपसर्ग और प्रत्यय का सवाल आ गया है। कहने का मतलब है कि आपको अपने 37 में से 2 या 3 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय के मिल रहे हैं। आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना सीख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ए, अध, अधि, ता। तो प्रयुक्त उपसर्ग शब्द बताइएगा। उपसर्ग जो होते हैं ये वाक्य के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं, यानी आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अधिमानता में जो प्रयुक्त उपसर्ग है आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें मान क्या है, मूल स्वर है, ता लगा है इसमें प्रत्यय और अधि लगा है इसमें उपसर्ग, तो हो जाएगा अधिमानता, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी है, आँच न आने देना, जरा सा भी संकट या दोष न आने देना। ऑप्शन नंबर सी है, आसन डोलना यानी विचलित न होना। और ऑप्शन नंबर डी है, आसमान टूट जाना, गजब का संकट पड़ना। तो कौन सा मुहावरा और कौन सा अर्थ सही सुमेलित नहीं है वही आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर के यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि आसन डोलना, विचलित न होना, ऐसा नहीं होगा, यानी कि आसन डोलना, विचलित हो जाना। कह देंगे जब राक्षसों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी तो क्या है ये हमारा इंद्रदेव का क्या है आसन डोल गया, यानी कि विचलित हो गया। तो वहाँ पर इस शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन डोलने का मतलब हो जाएगा विचलित होना, घबरा जाना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मदिरा पीने वाले प्याले के लिए एक शब्द क्या होता है, ये आप बताएंगे मुझे ऑप्शन का राइट आंसर करके।
चश्म होता है, चषक होता है, चक्स होता है या चक्स होता है। तो मदिरा पीने में जो हम प्याला यूज करते हैं, जिसमें हम पैक बना के पीते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप मुझे जो स्टूडेंट राइट आंसर करके बताने वाले हैं, तो आप बताएंगे उसको हम चस्क बोलते हैं। इसमें पेट सिरा वाला से आएगा, तो ये हो जाएगा षटकोण वाला से। तो क्वेश्चन नंबर के 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 पर। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारथ या इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य का तद्भव रूप हो जाएगा अकाज, ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो ये थे आज के हमारे 31 क्वेश्चन। आई होप अपने आपसे सभी से बहुत अच्छे से किए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 32, 33 आप सभी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, वाक्य में संबोधन शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, संबोधन शब्द को पहचानना है। तो आप बताएंगे उनके बिना तुम कुछ, तो कौन सा संबोधन शब्द है? क्वेश्चन नंबर 32 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे बिना क्या है? एक संबोधन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। आप बताएंगे ऑप्शन है वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है जिसमें हमें समय की आइडेंटिफाई नहीं होती कि होती है, तो वहाँ पर क्या है? सामान्य वर्तमान काल या आसन वर्तमान काल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नहीं नहीं, ये नहीं, इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर ए नहीं होगा, मुझसे मिस्टेक हो गई है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि काम क्या है? पूर्ण हो गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि काम खत्म हो गया है, तो यहाँ पर क्या है? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ होता कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तब इसका आंसर सामान्य वर्तमान काल होता, लेकिन पढ़ी है तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आपको ऑप्शन को फिलअप करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन नंबर 1 है कि मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ऑप्शन नंबर बी है राम घर पर सो रहा है। ऑप्शन नंबर सी है कि राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। और या ऑप्शन नंबर डी है निसार खेलता है। तो किस वाक्य में संप्रदान कारक का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा निर्धनों को कंबल देता है, क्योंकि संप्रदान कारक का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ वस्तु देने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि राजा ने क्या है? निर्धनों को कंबल दे दिए, वह उनसे वापस नहीं लेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि किस वाक्य में क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है, वहीं आपको बताना है आंसर करके। ऑप्शन नंबर 1 है राम और श्याम भाई हैं। ऑप्शन नंबर बी है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ऑप्शन नंबर सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। ऑप्शन नंबर डी है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो बताएंगे विशेषण शब्द इसमें कौन सा है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो विशेषण शब्द हो जाएगा और रोटी मांगी, यहाँ पर विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि आला का संबंध किस उपबोली से है? आला एक क्या है? वीर रस की तरह एक आला होता है, इसमें 31 मात्राएं होती हैं। ये भी आपको पता हो, कभी कभी पूछ लेता है कि आला खंड जो पढ़ा जाता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताएंगे 31 मात्राएं होती हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में क्या है? बहुत ही ज़्यादा से आला खंड को पढ़ा जाता है, काफ़ी इसको वरीयता दी जाती है। तो आला खंड किस उपबोली में आता है? आप बनाएंगे बनाफरी में आता है, ढूंढाड़ी में आता है,
खलटाही में आता है या अंतर्वेदी में आता है? तो आहला शब्द का संबंध किस उपबोली से है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे बनाफरी क्या है? आहला खंड जो है एक उपबोली है बनाफरी, उसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर के ए 36 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ये हिंदी के टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कीजिएगा कि दिए गए विकल्पों में से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द है। जय है, जीत है, हार है या गला है? तो आप बताएंगे जब किसी की हार होती है तो कहते हैं पराजय होगी, और कहते हैं सोने का हार, चांदी का हार, फूलों का हार। तो माला को भी क्या है हम हार में रख देते हैं। तो क्या है हार जो है पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो हमारे हिंदी के 37 क्वेश्चन थे वो सभी आप सभी ने कर लिए हैं, और बहुत अच्छे से आपने कमेंट किए, क्वेश्चन को करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। आई होप आप सभी ने 35 तक क्वेश्चन बनाए होंगे। एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ आपको करने में दिक्कत आई होगी, लेकिन क्वेश्चन टेस्ट पेपर इतना भारी नहीं था कि आप 35 क्वेश्चन ना बना सके। चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ। अब जो हमारा टेस्ट शुरू होने वाला है वो सामान्य अध्ययन का टेस्ट शुरू होने वाला है। अब हम 38 से लेकर 75 तक जो सवाल सोल्व करेंगे वो सामान्य अध्ययन के करेंगे। आप सभी ने जैसे हिंदी का टेस्ट पेपर किया है वैसे ही आपको सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, राम विचार नेताम या अरुण साव को? तो बताएंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो 38 का जो स्टूडेंट आप भी राइट आंसर बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 6, 9, 12। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 40। यमुना नदी का उद्गम स्थल है चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ? तो जो यमुना नदी का उद्गम होता है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है उस क्षेत्र उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसको हम बंदरपूछ कहते हैं। यमुनोत्री जो यमुना नदी निकलती है उसको बंदरपूछ यमुनोत्री भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से देश में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये सवाल हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान है या 5वां स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेंगे आप राइट आंसर। तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश का खाद्य उत्पादन में पूरे भारत में पहला स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर के सी ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा गन्ना उत्पादन में तो भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में तो भी आप बताइएगा पहला स्थान। अगर आपसे पूछता है कि दूध उत्पादन में पहला स्थान किसका, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे पूछेगा कुल पशुधन में सबसे ज़्यादा स्थान पहला स्थान किसका है, तब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे पूछेगा कैटेगरी वाइज तो अलग हो जाएगा, लेकिन टोटल पशुधन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब बनाया जाता है? 6 मई को, 10 मई को, 8 मई को, 12 मई को? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर करके बताएंगे। आप बताएंगे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पर यह बनाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इनके आंसर भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? मेरठ में है, बुलंदशहर में है, लखनऊ में है या गोरखपुर में है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आप बताएंगे मुझे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? बाकाटक, कुषाण, मौर्य या मोखरी? तो किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का मुझे राइट आंसर करके बाकाटक वंश के शासकों के द्वारा ही अजंता की गुफाओं
का निर्माण या निर्मित कराई गई थी। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज ऊर्जा। जब नदी का जल बहता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये बताएंगे आप मुझे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 45 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होती है बहते हुए जल में। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बांध द्वारा किए गए इकट्ठे जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तब आप बताएंगे। उस अगर बांध से घिरा हुआ जल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा ना हो करके स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वहाँ पर जल को इकट्ठा करके रोका जाता है। तो रुकी हुई चीज में क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर के जब हो जाएगा बी। लेकिन क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है कितनी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो 46 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि आपको पता है संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। आपको पता होगा कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, तो कार्बन की जो है वैलेंसी होती है 4, तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको क्वेश्चन नंबर 47 दिखाई दे रहा होगा। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन का सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वाराणसी में क्या है, जयपुर में क्या है, हैदराबाद में क्या है, बेंगलुरु में क्या है? तो सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर हम बैठकर ध्यान कर सकते हैं और विश्व का सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर के हो जाएगा वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है। और इसका हाल ही में क्या है, उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और यहाँ पर एक साथ बैठ करके 20,000 लोग ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? आगरा में, गाजियाबाद में, झांसी में, लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष या संघी है। तो कौन से शब्द का उल्लेख हमारी प्रेम्बल में नहीं किया गया है? तो 49 का आप बताएंगे राइट आंसर करके ऑप्शन नंबर के डी, संघीय शब्द का इस्तेमाल हमारे प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण में से एक मिसाल मॉडल बन गई थी? मुबारक शाह, इब्राहिम शाह सरकी, सवर मलिक सवर या हुसैन शाह सरकी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे मोहम्मद इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा ही जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था और यह मस्जिद सबके लिए मॉडल बन गई थी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, जौनपुर को क्या है उत्तर प्रदेश का या भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में से कौन सा प्रथम शहर जो है प्रथम श्रेणी में मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पर था? यह है सर्वेक्षण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार आगरा, भोपाल, इंदौर, ठाणे। तो क्वेश्चन नंबर सी 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, क्या है सूरत और इंदौर दोनों ही पहले स्थान पे थे, लेकिन यहाँ पर हमको इंदौर आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 52 पर। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्लैंक में आपको बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे पाचक रस में। गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको अगर आपसे इसका बायोलॉजिकल नेम पूछेगा तो आप बता दीजिएगा HCl
इसका क्या है, रासायनिक सूत्र होता है HCl और इसको बायोलॉजिकल नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि थायराइड ग्रंथि में सामान्यतः कामकाजी के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक होता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि के लिए अगर सामान्य वो अपना काम सुचारू रूप से करती रहे तो किस तत्व की हमको आवश्यकता होती है, वही आपको बताना है। सोडियम की, कैल्शियम की, आयोडीन की या पोटेशियम की। तो थायराइड के लिए हमको हमारे खाने में क्या है, आयोडीन होना चाहिए। तो थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम करती है और ये H आकार की हमारे गले के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में है या उत्तर प्रदेश में है। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो आप बताएंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पर पूरी की यात्रा निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 55 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए क्या है, एक विशेष सेना को नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, नगद वेतन, सैनिकों का हुलिया लिखने और बनाने और घोड़ों के दागने की प्रथा को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। आप बताएंगे। ऑप्शन है शिरीबिन इबादी, नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफजई क्या जीन हेनरी दुर्नेती। तो किसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आप बताएंगे मोहम्मदी नरगसी को दिया गया है और ये रहने वाली ईरान की है। इन्होंने महिला प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा से कदम उठाए हैं, साथ में जेल भी चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगसी मोहम्मदी को दिया गया है और किस देश की ये रहने वाली है, तो आप बताएंगे ये ईरान की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आप बताएंगे पॉल ए सैमुअल को दिया गया था, अमर्त्य सेन को दिया गया था, जॉन टिनबर्गनेगर को दिया गया था, रैगनर फ्रिक्स को दिया गया था या स्टाग्लिटिज को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन टिग्नवेनर और रैगनर फिलिप्स को दिया गया था अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार। और 2023-24 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो क्लाउडी गोल्डेन को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगर आपसे पूछेगा तब आप उसका आंसर भी बताएंगे, लेकिन प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर आपने बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों का में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। यानी कि भारत के दोनों संसदों का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या दो और तीन दोनों। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी कौन सदस्य नहीं होता है, तो आप बताएंगे केवल तीन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्योंकि राष्ट्रपति न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ये लोकसभा का अभिन्न अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। हस्तिनापुर मेरठ में है, विंध्याचल पर्वत मिर्जापुर में है, श्रृंगेवेरीपुर फैजाबाद में है और देवा शरीफ की जो कब्र है दरगाह वो बाराबंकी में है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे जो श्रृंगेवेरी जो ये मंदिर है ये फैजाबाद में नहीं है। ऑप्शन नंबर के सी यही गलत सम्मिलित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा विधायकी सत्र को शस्त्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। सभापति करता है, अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है। तो विधायी सत्र को शस्त्रावसान यानी कि शस्त्र को खत्म करने या विघटन करने की जो अधिसूचना जारी करता है, क्वेश्चन नंबर 60 का बताएंगे राइट आंसर। तो यह सूचना प्रेसिडेंट के द्वारा ही
क्या है, अधिसूचना जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 पर चलेंगे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापना की गई है? पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा 61 का। लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है और लखनऊ में ही पैरा जुरासिक पार्क भी बनाया गया है। कुरेल बंद क्षेत्र को सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी भी बनाया जा रहा है और यहीं पर ही कुत्तों के लिए डॉग पार्क की स्थापना भी की गई है। तो और पहली अगर आपसे पूछेगा पहली एआई सिटी जो बनाई जा रही है वो भी लखनऊ में बनाई जा रही है। अगर आपसे पूछता है कि पहली जो बायोटेक पार्क स्थापना की गई है तो वो भी कहाँ लखनऊ पर की गई है। तो लखनऊ में बहुत सारे काम हुए हैं, मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा से इनकी उम्मीद है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आपको पता होगा हमारे उत्तर प्रदेश में 4 नक्षत्रशाला हैं। तो इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है या रामपुर में है? तो जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है ये हमारे कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। और आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है इसको BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। सैयद सैलार मेला आयोजित होता है बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या गोंडा में? तो सैयद सैलार का मेला है, सैयद सैलार की जो दरगाह है इनकी दरगाह पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताएंगे यह बहराइच में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर के हैं ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको कैसे याद करेंगे? कहते हैं ना साले बहरा हो गया क्या, कभी कभी मतलब नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं साले बहरा हो गया क्या। तो सालार से हो जाएगा बहराइच और साले से हो जाएगा बहरा। तो आप इसको से लिंक करके याद कर लीजिएगा। आई होप आप इसको लाइफ लॉन्ग टाइम तक याद करके रखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 64 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की पूर्ण सदस्य संख्या क्या है? 403 है, 108 है, 100 है, 31 है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की या विधान परिषद की जो संपूर्ण संख्या है वो है 100, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। और विधानसभा की पूछेगा तो 403, ये हमारे क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे पूछेगा राज्यसभा की तो 31 और लोकसभा की हो जाएगी हमारे यहाँ 80 सीटें। आपको पता होगा लोकसभा में चुनाव भी चल रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर या उपरोक्त सभी पर? तो किसी भी देश का पूंजी निर्माण इन सभी तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रोहिणी, जिसको हम क्या बोलते हैं पाइटूटिस बीमारी भी कह देते हैं, क्या पोलियो या टिटनेस, रोहिणी निमोनिया या यक्ष्मा, रोहिणी चेचक या टिटनस या रोहिणी कुकुर खांसी या टिटनीस? जिसको हम DPT बोलते हैं, DPT। तो डी से हो जाएगा पाइटूटिस, इसको पाइटूटिस बोलते हैं, कुकुर खांसी को। टी से हो जाएगा टिटनीस और डिप्थीरिया से हो जाएगा रोहिणी या इसको क्या है डिप्थीरिया भी बोल देते हैं। तो ये DPT का जो टीका होता है ये तीनों की वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिप्थीरिया की जगह इन्होंने रोहिणी लिख दिया है, कहीं कहीं आपको रोहिणी भी लिखा हुआ आ सकता है और डिप्थीरिया भी लिखा आ सकता है। तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, 67 की तरफ। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रोड प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रोट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? थोड़ा बोलते बोलते थक गए हैं तो मेरे मुंह से बोला भी नहीं जा रहा है। आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या पंजाब में है? तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 67 का करेंगे आप राइट आंसर। आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चमेरा घाटी भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपको ये याद होगा तो आप इसका क्वेश्चन वैसे भी कर सकते थे। और ये क्वेश्चन स्टैटिक का है और स्टैटिक
कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जितनी भारत में जनसंख्या रहती है उसका उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 16.50%, 15.15%, 18.1% या 10.16%। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे 16.50%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो टोटल है उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.50% अपनी भागीदारी निभाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। 69 क्वेश्चन है कि दिसंबर 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने के लिए मंजूरी दी गई है, 48, 52, 57 या 67। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेंगे आप राइट आंसर। अच्छे से इसका राइट आंसर देना है। तो 57 क्या है, 57 जिलों में क्या है, साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है 2023 में। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग कितने गुना बड़ा है, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 9 गुना। तो स्टूडेंट आप बताएंगे 4 गुना, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख कुछ करके है और जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो 8 लाख करके कुछ है। तो 8 चौक 32, तो कितने गुना हो गए, 4 गुना। तो उत्तर प्रदेश जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 71 दे रखा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, गुरु नानक देव जी ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था या राजा राम मोहन राय ने दिया था। तो वेदों की ओर का जो नारा था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जौनसारी, थारू, बुक्शा या खरबार। तो आप बताएंगे जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उसको हम थारू जनजाति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी, गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो आप बताएंगे ज्योतिबा फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है गुलामगिरी। इसको याद रखेंगे कि ज्योति नाम की जो लड़की थी वो गुलामी करते करते फूल गई, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930 या 5 मार्च 1931। तो क्वेश्चन नंबर 74 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है, गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा, गरीबी रेखा या आर्थिक रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आप करेंगे राइट आंसर। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप बताएंगे इसको बोलते हैं गरीबी रेखा, बिलो द पुअर लाइन्स को बोल देते हैं। तो गरीबी रेखा पर आधारित होती है जो आय सामान्य विधि जो आय और उपभोग पर आधारित होती है इसको हम गरीबी रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो स्टूडेंट ये था आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और आई होप आप सभी ने 75 में से काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 75 क्वेश्चन में से आपने 70 के आसपास क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर काफ़ी हल्का था। अगर मैं सोचूं तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन अगर हम निकाल दें तो 70 के आसपास आपका स्कोर बनना चाहिए, तब आप एक अच्छी सेफ जोन में आते हैं। बनना तो 60,000 पोस्टेड हैं और 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टेस्ट पेपर। आप सभी जुड़े, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाष राजपूत रिजल्ट तक पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा ही टेस्ट हम फिर से आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना प्यार अपना साथ यूँ ही बनाए के रखना।